नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे मौजूदा विषय पर आधारित कार्यक्रम बातचीत में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 और उससे जुड़े हुए पहलुओं पर। कार्यक्रम के ओलंपिक खेलों के भारतीय पहलुओं पर हम बात करते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज हमारे पहले अतिथि हैं 2 बार के डीएवी एनुअल स्पोर्ट्स के विजेता शुभम शानू जी, और हमारे दूसरे अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं गया ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजभूषण जी। स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम बातचीत में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शुभम शानू जी, आपसे हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों पर आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, जो हमें इस मंच पे मौका दिया। और मैं उन तमाम खिलाड़ियों का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और बता दें कि आज इस ओलंपिक में 127 खिलाड़ी हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अव्वल रहे होंगे, तो ही वो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना परचम लहराने के लिए वो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो कहना चाहेंगे कि भारत भी अब आगे आ रहा है। जी हाँ। अगर जहाँ बात कहें अगर भावना सिंह की, तो वो अगर हारी भी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है। ये अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करने की बात है कि अगर हार भी जा रहे हो तो आपके प्रधानमंत्री आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है शुभम शानू जी कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री जी आगे आकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा सवाल राजभूषण जी से करना चाहेंगे। राज जी, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। आज ओलंपिक में पदक जीतने के मामले में चीन कहाँ है और भारत कहाँ? आपका इस पर क्या विचार है? राज जी, मैं आपको आपके जवाब देने से पहले कुछ सवाल इसमें और ऐड कर देना चाहता हूं कि भारत को, खास करके भारत को चीन से क्या सीखने की जरूरत है? नमस्कार पुरुषोत्तम जी, सर्वप्रथम मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस विषय पे आपने मुझे आमंत्रित किया है इससे मैं व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी जुड़ा रहा हूं, और खेलों के प्रति मेरे बचपन से ही काफ़ी लगाव और जुड़ाव दोनों रहा है। क्या बात है। और इस संघ के अध्यक्ष के तौर पे मैं 10 साल से कार्यरत हूँ जी। तो कहीं ना कहीं एक लंबा अरसा मेरा इसके साथ अनुभव में जुड़ा है खेलों से। हाँ। तो जब बात आप करते हैं कि देश चाइना हो या भारत हो, प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है। जी जी। और हमें उनकी मूलभूत संरचना पे कार्य करने की आवश्यकता है जी। जैसे कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हो, उनके स्किल डेवलपमेंट हो, उस पर जब तक हम कार्य नहीं करते हैं हमारा स्तर उस स्तर तक नहीं बढ़ सकता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए सबसे उपयुक्त हो। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि भारत की पीछे होने का कार्य या उसकी मुख्य वजह यह है कि हम उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क नहीं करते। जी हाँ। बेशक हम मोटिवेशन देने का कार्य करते हैं, हमारी सरकार करती है, इवन हम उन लोगों के लिए भी बहुत गतिशीलता बनाए रखे हुए, परंतु चाइना क्या करती है, वो स्कूलिंग के टाइम से ही दिए गए जितने भी उनके पैरामीटर्स हैं जो खेल को आपको कहीं ना कहीं एक स्तर ऊपर लेके जाता है, उस पर वह कार्य करते हैं। और मुझे लगता है भारत सरकार भी इसके लिए बहुत बड़ी पहल कर रही है। वो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको आवास की योजना, उन्हें ट्रेनिंग देने की फैसिलिटीज, हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे हर एक उपाय लाए हैं भारत सरकार ने जो कि हमारे देश को आगे स्तर पर लेके जाता है। कहने का मतलब ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, खेलों के प्रति जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और उस पर भारत सरकार कार्य कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले दिनों में हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि भारत भी चाइना से कम्पीट कर सकता है या चाइना से आगे भी जा सकता है। बेशक पुरुषोत्तम जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं भारत की आगे जाने की बात, ये आप तय रखिए कि भारत को आगे जाना ही है। जी हाँ। क्योंकि हमारा मूल मंत्र ही है कि जब तक हम परिश्रम नहीं करते हैं सफलता नहीं मिलता है। और हमारे देश के ऐसे युवा हैं जो ग्रामीण स्तर पर बेशक हैं, बहरहाल उनके पास साधनों की कमी है, परंतु उनकी जो प्रतिभा है जी वो सम्माननीय योग्य है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। हम अगर ग्रामीण स्तर पर देखें कि ग्रामीण भारत में एक से बढ़कर एक खेल हैं, कबड्डी की बात कर लें या फिर आर्चरी, जो तीरंदाजी जो खेल है हमारा पौराणिक खेल है, रामायण काल से इसे हम देखते आ रहे हैं। तो इन खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है जी। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो भारत का भविष्य खेलों में बहुत ही उम्दा दिखता है, और मुझे लगता है कि भारत अवश्य ही इसके प्रति अपना रुझान आगे लाकर प्रदर्शित करेगा और भारत अच्छा करेगा।
हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुभम जी आपसे यह सवाल करना चाहेंगे कि भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हम युवाओं की बात करें तब युवाओं की बात करें तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश भारत है। होना तो यह चाहिए था कि भारत शीर्ष दर्श में हो, लेकिन यह हो नहीं पा रहा। आखिर क्या कमी रह जाती है? आप पर इसका हम राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, अगर बात करें हम एकदम नीचे स्तर से, बचपन से, इस भारत देश में कभी भी खेल को महत्व नहीं दिया गया जी। अगर शिक्षा की बात करें तो हम हर तरह से परिपूर्ण होते हैं। हम हर तरह से लोग हमें बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन किसी के भी शिक्षक हो या पेरेंट्स हो कभी भी ये नहीं बोलते कि हाँ अगर खेलने का मन है तो आप जाके खेलो। हमारा स्कूल भी एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे आप उन्हें ले सकते हैं कि जहाँ पे एक सप्ताह में मुश्किल से 1 या 2 दिन खेल को महत्व दिया जाता है। हाँ। खेल का पीरियड होता है 1 या 2 दिन। ये क्या लगता है आपको कि इस सिचुएशन में, इस मुकाम में आकर आप उम्मीद करते हैं कि अगर हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में बहुत ज़्यादा जी मेडल लाएं तो क्या ऐसा लगता है कि खेल को महत्व नहीं देनी चाहिए? खेल को शुभम तो जी, महत्व देनी चाहिए ना। शुभम जी बात कुछ ऐसा है कि हम भारतीय स्तर पर देखें तो ये आपने सच्चाई कहा कि हम स्कूलों में हम खेल के प्रति जो लगाव होना चाहिए विद्यार्थियों का और शिक्षकों का, एक पीरियड तक सीमित कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आज तक खेल को एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी के ही दायरे में रखा है, कभी भी वो एक मुख्य दायरे से जुड़ नहीं पाया। तो मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि इसके प्रति अपना रुझान जाहिर करते हुए खेलों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ सके, इस पर विचार करें। जब तक नींव नहीं गढ़ी जाएगी अच्छे से, तब तक हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट वो कैसे अच्छी हो सकती है? आप एक बात बताइए, जब हम 10th तक पढ़ते हैं जी हाँ, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें कंपलसरी होता है फिजिकल एजुकेशन, कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें कंपलसरी होता है गेम्स। तो कहीं ना कहीं हमें इससे पिछड़ा जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में न रखकर हम स्पोर्ट्स को कंपलसरी एक्टिविटी में लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम युवाओं को खेल के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उनका रुझान ला सकते हैं। हम ज्यादा उम्मीद भी कर सकते हैं लोगों से, युवाओं से, कि वो अपना तन मन धन मिलाकर अपना काम, अपना जी जान लगाकर टोक्यो ओलंपिक में अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके। जी। इसी बातों पर धन्यवाद शुभम जी। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और जैसा शुभम जी ने बताया कि हमें स्पोर्ट्स को एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में ना रखकर उसे कंपलसरी बनाना चाहिए, तभी जाकर हम स्पोर्ट्स में विकास पर कुछ सोच सकते हैं। आइए हम अगले सवाल को रखते हैं। हमारे साथ दूसरे अतिथि हैं राजभूषण जी। तो गांव में एक कहावत प्रचलित है राज जी कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। राज जी, इसके बाद हम सभी पूछते हैं कि ओलंपिक में मेडल्स कितने आए? क्या ये स्वाभाविक है? क्या ये रेलेवेंट है? हम एक तरफ कह रहे हैं कि भाई खेलना कूदना खराब चीज है, हम पढ़ाई से कंपेयर करते हुए हम पढ़ाई को गर्त में ढकेल रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? हमें इस जो लोकोक्ति हैं इसे कैसे बदला जा सकता है? इस पर कैसे काम करे सरकार, समाज, पेरेंट्स, गार्जियन, हम सभी युवा मिलकर किस प्रकार पे इस पे दबाव डालें, इस पर कार्य करें कि हमारे देश में स्पोर्ट्स के प्रति, खेलों के प्रति एक अलग सा रुझान दिखे? राज जी। पुरुषोत्तम जी, आपकी सवाल काफी इमोशनल है जी। जैसे आपने सवाल किया कि क्या ग्रामीण स्तर पे जो बातें चलती है कि आप खेल कूद को ना बढ़ावा देके अध्ययन को दें। जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि जितने भी राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो जी, भारत को एक ग्रामीण परिवेश ने ही एक उपलब्धि दिलवाने का काम किया। बेशक। चाहे आप सचिन तेंदुलकर को लीजिए, मिल्खा सिंह को लीजिए जी, हिमा दास को लीजिए, जी हाँ, उड़न पड़ी को लीजिए, क्या बात है। हर लोगों ने जमीनी स्तर पे कार्य किया है और वही इंसान आगे बढ़ा है जिसने मूलभूत अपनी संरचना का सम्मान किया है। जी। यदि हम उनको आधुनिक तौर पे उनको अगर हम सही सकारात्मक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, सबसे बड़ी बात ट्रेनिंग के साथ उनके डाइट प्लान पे जी
जैसे हम प्लेयर्स की नकारात्मकता आने का कारण क्या है, फिर उन्हें हम एक्सेप्ट ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन डाइटिंग में उनको कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो मैं चाहता हूं, या मेरा जो संघ है, तकरीबन हम 10 साल से इस संघ से जुड़े हैं, हमारी एसोसिएशन हर वर्ष 100 खिलाड़ियों को। आपकी संघ के बातों पर मैं आऊंगा। आप संघ के बातों पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब पहले दे दें। तो आप मेरे सवाल को कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राज जी कि जैसे गाँव में एक खेल के प्रति लोगों का रुझान जो है बहुत ही कमतर आका गया है। पेरेंट्स की बात कर लें, माता पिता की बात कर लें, या गार्जियन की बात कर लें, या फिर एक समाज की माहौल की बात करें, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता दिखती है। इस माहौल को, इस साइकोलॉजी को कैसे बदला जाए? मैं इस तरीके से देखता हूं कि आप जैसे आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश में अध्ययन खेल को ज्यादा जो उसको तरजीह दिया जाता है। पर मेरा मानना है कि ग्रामीण परिवेश में ही खेल को अधिक महत्व दिया जाता है जी। क्योंकि आप देखिए, वो आर्थिक कमजोरी के चलते शायद राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो घर के चार दीवारी या गांव के अपने परिवेश में ही खेल कूद खेल के अपना जीवन यापन कर देते हैं। परंतु अगर आप देखा जाए तो उनमें जो क्वालिटी, उनमें जो गुणवत्ता है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा परचम लहराने के लिए काफी है। सही बात। और हमें जरूरत है कि हर वो विद्यालय जहाँ पे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो कि स्कूलिंग बोलते हैं हम, तो चाइना में क्या होता है कि बचपन से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर खेल को लेके, किसी पर्टिकुलर गेम को लेके। तो हमें जरूरत है कि अभी जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में, ये हमें, जैसे आपने कहा ना कि कोई एक्टिविटी ना हो के एक ब्रॉड रेंज में बात की जाए खेलों को, तो उसको मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल काम कर रही है। जी हाँ, खेलों के प्रति एक अलग सा रुझान देने के लिए हम ग्रामीण स्तर पर कार्य कर सकते हैं, और भारत सरकार अभी कई ऐसे कार्यक्रम लेकर आई हैं, जैसे खेलो इंडिया मुहिम हो, या फिर यूनिवर्सिटीज़ गेम हो, या फिर स्कूल्स गेम हो। तो कई ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से सरकार भी चाहती है कि खेलों को एक नया आयाम दिया जाए। तो अभी हम ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से खेल के प्रति माहौल उभरा है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में आप देख सकते हैं कि अभी टोक्यो ओलंपिक, जो अभी हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी टोक्यो गए हैं, उनके सपोर्ट में चीयर फॉर इंडिया मुहिम हो, या फिर अलग अलग तरीके से हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो राज जी, आपने जो कहा स्वाभाविक सी बात है। हम शुभम सानू से अगला सवाल लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुभम सानू जी, ओलंपिक राष्ट्रमंडल एशियाई खेलों में पदक जीतकर आने के बाद खिलाड़ियों को सोसाइटी उनको लाइमलाइट देती है, बिल्कुल, और सरकार उनको जॉब भी दे देती है, लेकिन क्या यह काफी है? देखिए पुरुषोत्तम जी, इसमें दो बातें हैं, और हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें लाइमलाइट्स की, तो जो खिलाड़ी जीतते हैं जी, उन्हें उस टाइम, उस समय उन्हें बहुत ज़रूरी होती है कि हम कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि कोई ना कोई, मतलब ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे खिलाड़ी निचले स्तर से भी आते हैं। जी। और जैसा कि राज जी ने बताया कि गांव से भी लोग आए और अपना परचम लहराए। जी हाँ। तो उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव पड़ जाती है, कुछ पारिवारिक दबाव भी होती है, कुछ सामाजिक दबाव भी होती है। जहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि नहीं, अगर जॉब मिल रही है सरकार की तरफ से तो वो सही है, आप जॉब करें। लेकिन ये सोच ऐसा है लोगों का कि जब जॉब मिल जाती है, जब जॉब करने लगते हैं, तो वो समाज से थोड़ी दूर हो जाते हैं। कुछ अपनी रुचि जो होती है, उन्हें जो खेलने की रुचि है, जिसके कारण वो इतने ऊपर गए, वो रुचि उनके साथ खत्म हो जाती है। शुभम जी, मैं आपको बीच में रोकते हुए मैं सवाल को दोहराता हूं। मेरा जो सवाल करने का मकसद है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत के खिलाड़ी, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर एशियाई खेल हो या फिर ओलंपिक की बात कर लें या क्रिकेट की भी बात कर लें, वो पदक जीत के आते हैं, वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, उन्हें लाइमलाइट्स मिल जाती है, नेम फेम एडवर्टीजमेंट्स, बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों की असली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उन खिलाड़ियों की असली काम क्या होना चाहिए? मैं आपसे यह जानना चाहूँगा शुभम जी कि उन्हें जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स को लेकर, खेलों के प्रति क्या भावना रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर खेल के प्रति उनकी भावना ये होनी चाहिए सबसे पहले कि वो अपने परिवार को पहले, अपने परिवार को, समाज को, फिर देश को वो जागरूक करने का काम करें। चाहे वो अपने खेल, अपने रुचि के माध्यम से हो, चाहे वो कहीं ना कहीं सरकार के कोई ऐसे पॉलिसीज हो जो उनके रुचि से मिलता जुलता हो,
और उसको अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में वो अपने स्तर से जहां तक कर सकते हैं। हाँ जी। ये नहीं कहूँगा कि पूरा अपना जी जान लगा दें, हाँ। लेकिन जरूर वो अपने स्तर से जहां तक कर सकते हैं वो लोगों को जागरूक करने की बात है। बिल्कुल। तो जहां तक जागरूक करने की बात है, हमारे जो जीत कर खिलाड़ी आते हैं, जो जीतने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो पदक जीतते हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर आकर बिल्कुल उन खेलों के प्रति एक समाज में एक स्वाभाविक सी एक माहौल स्थापित करने की जरूरत है। इन्हीं कार्यों के बाद हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम खेलों में आगे बढ़कर, जैसे ओलंपिक में जब पदक की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक में पदक तभी आएगी जब हमारे खिलाड़ी जो जीत कर आते हैं वो जागरूक कर सके, आने वाली पीढ़ी को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सम्मोहित करें, खेल के प्रति उनको आकर्षित करें। तो धन्यवाद शुभम जी। हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं और आप दोनों पधारे हुए अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इस मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।